जहर घुला रहता है, जिसको हम सब दिल्ली वालों को, जिससे सांस लेना पड़ता है, दिल्ली वालों को उससे अनेकों स्वास्थ्य की समस्याओं का भी समाधान करना पड़ता है। ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसी समस्या है जिससे साल दर साल दिल्ली वाले जूझते रहते हैं। अगर आप दिल्ली में प्रदूषण को समझने जाइए तो ये समझ में आता है कि दिल्ली के प्रदूषण के दो स्रोत हैं। एक जो दिल्ली शहर से होने वाला प्रदूषण है, और बहुत सारा प्रदूषण दिल्ली में दिल्ली के बाहर से आता है। टेरी की 2 साल पहले की एक रिपोर्ट भी ये बताती है कि 60% से ज़्यादा जो दिल्ली में होने वाला प्रदूषण है वो दिल्ली के बाहर से आ रहा है। इसकी चर्चा भी हम कई सालों से कर रहे हैं, खास करके अक्टूबर नवंबर के महीने में जब से पराली पंजाब हरियाणा में जलनी शुरू होती है तो दिल्ली में लोगों का दम घुटता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पिछले कई साल से दिल्ली सरकार तो अपने कई प्रयास कर रही है कि दिल्ली से होने वाले प्रदूषण को हम कम कर सकें, और उसका असर भी हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट ने खुद कहा है कि दिल्ली में 25% प्रदूषण कम हुआ है। इसमें कई सारे प्रयास हैं जो दिल्ली सरकार ने किए हैं, चाहे 24 घंटे बिजली देना हो, जिसकी वजह से दिल्ली में जनरेटर्स का धुआं कम हुआ है। दिल्ली में जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्लीन फ्यूल पे शिफ्ट किया गया है। हाल ही में दिल्ली में एक बहुत प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी लाई गई है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी दी जा रही है। पूरी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में आने वाले सभी थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया गया है। पूरे देश में सिर्फ एक इकलौता राज्य है दिल्ली जिसने अपने सारे थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया है। इस साल पराली भी ना जलाई जाए, उसके लिए दिल्ली ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक बायो डिकम्पोजर का प्रयोग किया कि दिल्ली में जहाँ जहाँ पर भी खेती किसानी हो रही है वहाँ पे किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट बायो डिकम्पोजर दिया गया। उसी तरह से ग्रीन दिल्ली ऐप पे चाहे डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे कूड़े का जलना हो, उस पर कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल हमेशा से केंद्र सरकार से रहा है कि जो दिल्ली के बाहर से प्रदूषण आ रहा है उस पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। क्यों केंद्र सरकार जो हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से, राजस्थान से प्रदूषण आ रहा है उस पर कदम क्यों नहीं उठाती है? क्यों दिल्ली वालों को दम घुटने वाली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर किया जाता है? बार बार दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा है, उनको एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को कहा, उनको कहा कि और स्टेट्स पे सख्त कार्रवाई करी जाए, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक आदित्य दुबे करके एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने एक याचिका दर्ज की जिसमें उन्होंने सेंटर को कहा कि स्टबल बर्निंग पे, पराली जलाए जाने पे तुरंत एक्शन लिया जाए। जब वो याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उसके रिस्पॉन्स में केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक नेशनल एयर क्वालिटी कमीशन का गठन किया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में जो प्रदूषण हो रहा है और जो अलग अलग राज्यों से भी उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, उन सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स पे एक्शन लेना। और उस ऑर्डिनेंस में कमीशन को काफ़ी पावर भी दी गई, इंक्लूडिंग कि अगर कोई कमीशन की बात नहीं मानता और फिर भी प्रदूषण फैलाता है, उस कमीशन को अधिकार था कि वो किसी को 5 साल तक जेल भेज सकती है। लेकिन कागज पर तो केंद्र सरकार कमीशन लेके आ गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना था, लेकिन रियलिटी में इस एयर क्वालिटी कमीशन को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ महीने पहले मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जब हमने एयर क्वालिटी कमीशन से संपर्क करने की कोशिश की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गए, तो पता चला कि कमीशन का गठन होने के 2-3 महीने बाद तक कमीशन को एक ऑफिस भी नहीं मिला था, एक कमरा भी नहीं मिला था, एक स्टाफ भी नहीं मिला था। और हमें बताया गया कि जब कमीशन के चेयरपर्सन आते हैं कभी कभी, तो वो किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाते हैं।
हम दिल्ली विधानसभा की एनवायरनमेंट कमेटी की तरफ से उनसे मिलने भी गए, तब भी उस बिल्डिंग में जो पर्यावरण भवन है उसके एक कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हुई, क्योंकि कमीशन के पास तब तक भी ऑफिस नहीं था। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार प्रदूषण जैसे मुद्दे के बारे में कितनी गंभीर थी। लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर चला गया कि केंद्र सरकार नवंबर में एक ऑर्डिनेंस लेके आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना था। संविधान के अनुसार जब ऑर्डिनेंस आता है, क्योंकि सेशंस के बीच में कई बार कानून पास करने होते हैं, तो जब भी सेशन रिकन्वीन करता है उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर पार्लियामेंट के पटल पर वो बिल प्रस्तुत करना होता है। 29 जनवरी को बजट सेशन शुरू हुआ और 12 मार्च को उसके 6 हफ्ते पूरे हो गए। लेकिन इस 6 हफ्ते में एयर क्वालिटी कमीशन फॉर एनसीआर का कोई भी बिल संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया और वो एयर क्वालिटी कमीशन का ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। तो जो एकमात्र पहल केंद्र सरकार ने करी थी दिल्ली एनसीआर में होने वाले प्रदूषण के लिए और राज्यों को भी जवाबदेह ठहराने के लिए, जो पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से जो प्रदूषण आता है जिसकी वजह से दिल्ली वालों का दम घुटता है, उस पर लेने वाला जो एकमात्र एक्शन, एकमात्र कदम जो केंद्र सरकार ने उठाया था एयर क्वालिटी कमीशन बनाने का, वो भी लैप्स कर गया है। तो आज दिल्ली वालों के सामने ये बात स्पष्ट है कि जो जहरीली हवा में सांस दिल्ली वाले ले रहे हैं, केंद्र सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है कि दिल्ली वालों की समस्याओं को सुलझाया जाए। तो मैं आज केंद्र सरकार के सामने 4 सवाल रखना चाहती हूं कि जब एयर क्वालिटी कमीशन लैप्स हो गया है, तो पहला सवाल मेरा यह है कि जो पराली जलती है, जिसके लिए पूसा इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट इफेक्टिव बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन बनाया है, पराली जलने पे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी पर कौन एक्शन लेने वाला है? ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल केंद्र सरकार से यह है कि दिल्ली के 300 किलोमीटर की रेडियस में 13 थर्मल पावर प्लांट चलते हैं, जो सारी आउटडेटेड और पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजीज से चलते हैं, जो केंद्र सरकार के ही कई आदेशों बाद इन राज्यों द्वारा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान द्वारा बंद नहीं किए गए हैं। तो इन थर्मल पावर प्लांट्स जिनसे दिल्ली में प्रदूषण आता है, उस पर कौन एक्शन लेने वाला है? ये मेरा दूसरा सवाल। मेरा तीसरा सवाल केंद्र सरकार से, दिल्ली एनसीआर में, इनफैक्ट दिल्ली के बाहर ही 5000 से ज़्यादा ईंट की भट्टियां हैं, जो भी हाईली पोल्यूटिंग, जो अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी से, पोल्यूटिंग फ्यूल से चलती हैं। इन 5000 से ज़्यादा ईंट की भट्टियों पे अब जब एयर क्वालिटी कमीशन लैप्स कर गया है, कौन एक्शन लेने वाला है? और मेरा चौथा सवाल ये है कि हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, इन चारों स्टेट्स में जो सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो पेट कोक, जो दुनिया का सबसे पोल्यूटिंग फ्यूल माना जाता है, ऐसा ईंधन जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है, इन चारों राज्यों में जो सारे उद्योग हैं पेट कोक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब एयर क्वालिटी कमीशन लैप्स कर गया है, तो कौन इन इंडस्ट्रीज पे और इन राज्यों पे एक्शन लेने वाला है? ये 4 सवाल आज मैं दिल्ली वालों की ओर से केंद्र सरकार को पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो एक कदम आपने इतने सालों के बाद उठाया, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जवाब में उठाया, वो एक कदम भी एयर क्वालिटी कमीशन वाला लैप्स कर गया है। और अब दिल्ली वालों को ये स्पष्ट हो गया है कि हमारे स्वास्थ्य की चिंता, हमारे फेफड़ों की चिंता, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता केंद्र सरकार को नहीं। थैंक यू। मैम, पोल्यूशन को लेकर के जो ऑड इवन
स्कीम स्टार्ट की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसके पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऑड इवन चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल हुआ हो, वो एक इमरजेंसी मेजर है और बीजिंग में भी इमरजेंसी मेजर के तौर पे यूज़ हुआ है। जो एक ग्रैप है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, उसमें भी ऑड इवन को एक इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पर बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली से बाहर से जब पराली जलती है और कोई उस पर कंट्रोल नहीं होता है, तो तब दिल्ली वालों को इमरजेंसी सॉल्यूशंस को अपनाना पड़ता है। लेकिन जब 60% से ज़्यादा दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली के बाहर से आ रहा है, जब तक उस पर सख्त एक्शन नहीं होगा, देखिए दिल्ली वालों ने तो अपनी तरह से बहुत चेंजेस कर लिए, लेकिन जब तक बाहर से एक्शन नहीं होगा, बाहर के राज्यों से, तब तक सिर्फ प्रदूषण ये थोड़ी देखता है कि अब जी दिल्ली का टोल आ गया, अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो इसलिए बाकी स्टेट्स को भी एक्शन लेना होगा और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हम बिल्कुल इस मैटर को पे लीगल एक्शन क्या लेना है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। हम यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर को भी पत्र लिख रहे हैं, दिल्ली विधानसभा की जो एनवायरनमेंट कमेटी है उसकी तरफ से, क्योंकि हमारी उनसे लगातार बातचीत एयर क्वालिटी कमीशन से चल भी रही थी। और लीगल एक्शन को भी हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये तो ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा तो हम ऑर्डिनेंस लेके आ गए, जैसे ही उनका ध्यान हटा तो हमने ऑर्डिनेंस लैप्स होने दी। आतिशी मैडम, कल एक बच्ची थी जिसका एजुकेशन लोन क्लियर नहीं हो रहा था, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कल किराड़ी में मिली थी। मुख्यमंत्री ने उसको मदद का भी भरोसा दिया था। इस मामले में कुछ सरकार की तरफ से उस बच्ची की मदद के लिए अभी तक कुछ हो पाया है? देखिए, उस मैटर को हम क्यों टेक्निकल रीजंस की वजह से उसका एजुकेशन लोन नहीं हो पा रहा था, वो आज मुख्यमंत्री ने खुद उस मैटर को टेकअप करके रिव्यू किया है और जल्द से जल्द उसको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने का, और अगर और कोई भी ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से और बच्चों को दिक्कत हो रही है, उनको तुरंत रिजॉल्व किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सैलरी ना मिलने की वजह से, वो कह रहे हैं कि सरकार और मैनेजमेंट की लड़ाई में क्यों फंसे, इस पर क्या सरकार कर रही है? देखिए, दिल्ली सरकार अभी तक का जो भी उन कॉलेजेस का बकाया है वो दे चुकी है। दिल्ली सरकार ने जो सारा हमारे पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के अनुसार, जिस बेसिस पे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को फंड करते हैं, उसके अनुसार सारा पैसा दिल्ली सरकार दे चुकी है। अब सवाल ये है कि पैसा देने के बावजूद क्यों कॉलेजेस सैलरी नहीं दे रहे हैं, और इसी के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने कुछ दिन पहले एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी बैठाई है, क्योंकि ना सिर्फ कॉलेजेस ने थर्ड क्वार्टर के ग्रांट से सैलरीज नहीं दी, उन्होंने थर्ड क्वार्टर के ग्रांट के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं सबमिट किए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि अगर पैसे को सही तरीके से खर्च किया गया तो सैलरी क्यों नहीं गई और उस पैसे के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं सबमिट हुए। थैंक यू।